नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात बेटा? मजेत ना? स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बेटा पीडब्ल्यू सोबत अभ्यास करत राहा. मी तुम्हा सगळ्या लोकांचं स्वागत करत आहे इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाईन ॲज वेल ॲज ऑफलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. आणि मी आहे तुमचा फिजिक्स टीचर अनिकेत सर. आणि बेटा आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत सेमीकंडक्टर. सो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. सीईटी में, नीट में भी रहेगा, JEE में भी रहेगा. लेकिन क्वेश्चन अगर देखे जाए यहाँ पे सीईटी और नीट के क्वेश्चन अगर देखे जाए तो देखो बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है. सिर्फ कुछ चीजें कंटेंट के ऊपर डिपेंड होती है. सीईटी में कंटेंट थोड़ा सा कम है, नीट पे कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, और JEE में तो बेटा कंटेंट मेरा बहुत हाई लेवल का है. तो अब हम JEE लेवल का यहाँ पे बात नहीं करेंगे. जस्ट विल ट्राई टू कंपेयर द सीईटी एंड नीट लेवल. अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन कॉमन होते हैं सीईटी और नीट में इस चैप्टर से. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों एग्जाम के लिए. अगर आपको JEE करना है तो बेटा इसको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे एज वी आर फॉलोइंग द कंप्लीटली स्टेट बोर्ड सिलेबस. ठीक, तो आज की सेशन में हम क्या करने वाले? तो आज की सेशन में हम करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड में अलग अलग बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे. लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि हम ये थ्योरेटिकल लेक्चर है. ये भी एक चीज याद रखना, थ्योरेटिकल लेक्चर है, अच्छी तरह से समझना है. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करना है बेटा. नोट डाउन करने के लिए आप लोगों को वीडियो को पॉज भी करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके नोट्स अच्छी तरह से लिख सकते हो. मेरे पीपीटी में ज्यादा थ्योरी है नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता. तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स यही पार्ट हम आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड्स. अब देखो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड जो है, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो सॉलिड में होता है, वो किसके वजह से होता है? किसके वजह से होता है? तो वो होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स के ट्रांसपोर्ट की वजह से मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है. तो यहां पे अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह चलना है हमें. और दूसरा यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा चार्ज कैरियर्स. ना व्हाट इज चार्ज कैरियर्स, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं. तो सपोज करना कि मेरे पास कुछ इस तरह से सॉलिड स्पेसिमन है. अब देखो बेटा सॉलिड अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं. अगर मैं 1 मोल की यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं, मतलब 6 × 10⁻+23 एटम्स होते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि ये 1/1 का एक स्पेसिमन है, हम उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो बेटा चार्ज कैरियर्स मतलब क्या होता है? हमें पता है करंट फ्लो किसके वजह से होता है. किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो किसके वजह से होता है? करंट फ्लो जो होता है ना बेटा, वो करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. किसके वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ये एक तरीका हुआ. अब दूसरा यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है करंट फ्लो, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसे समझने की कोशिश करेंगे. करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. जो मेरे पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से करंट फ्लो होने वाला है. ठीक है. अब दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर कर लूं, कन्वेंशनल करंट जिसे बोला जाता है बेटा, कन्वेंशनल करंट, समझ लेना ये चीज, कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी. कन्वेंशनल करंट क्या होता है? सपोज करना कि एक कंडक्टर है इस तरह से, और इस कंडक्टर में मेरा करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन. अब ये आप लोग जो एरो देख पा रहे हो ना बेटा, यहां से यहां तक ये जो एरो देख पा रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो है. समझ लेना अच्छी तरह से. तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसे कहा जाता है बेटा कन्वेंशनल करंट. इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट. अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का करंट
बोलने की कोशिश करूं, या फिर इलेक्ट्रॉन करंट। देखो करंट फ्लो किसके वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, तो हम कन्वेंशनल करंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए ये जो कन्वेंशनल करंट होता है ना, या फिर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्शन मेरा अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्शन मेरा अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस डायरेक्शन में बेटा मेरे पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां पे मेरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहां से मुझे एक चीज अच्छी तरह से समझना है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम वहां पे कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे डेरिवेशन में मुझे ये फैक्टर भी कंसीडर करना होता है अगले साल, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है बेटा। करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, समझ लेना ये। अब हम यहां पे बात कर रहे थे बेटा चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब क्या, अब जिसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है ना उसे कहा जाता है बेटा चार्ज कैरियर्स। इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ले लूं तो चार्ज कैरियर्स क्या है बेटा, मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज कैरियर्स क्या है मेरे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम यहाँ पे चार्ज कैरियर्स ये वाला वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे सेमीकंडक्टर में टाइप होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पे चार्ज कैरियर्स ये वर्ड यूज करने वाले हैं, याद रखना, सिर्फ इसी चैप्टर में। बाकी किसी चैप्टर में हम चार्ज कैरियर्स ये वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे डायरेक्टली करंट ये वाला वर्ड यूज करने वाले हैं। ओके, तो चार्ज कैरियर्स क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर दूसरा यहां पे हो जाएगा बेटा फ्री होल्स। मान के चलो अभी के लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं, फ्री होल्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ रहा है तो वहां पे पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसे कहा जाता है बेटा होल्स। इसके बारे में अभी सोचना मत। चार्ज कैरियर्स क्या है, सिंपल वाला, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करना। चार्ज कैरियर्स मतलब जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में देखना आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो उसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो होता है, तो वहां पे वो चार्ज कैरियर्स। यहां पे देखा जाए तो चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये दो चीजें होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स, हम उसे बोल सकते हैं। लेकिन समझने के लिए याद रखना चार्ज कैरियर्स मतलब क्या है बेटा, जिसके वजह से करंट कंडक्शन होने वाला है। सेमीकंडक्टर में देखना, सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन दो चीजों से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। इसी की बदौलत हम यहां पे ये वाला वर्ड यूज करते हैं चार्ज कैरियर्स। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो चार्ज कैरियर्स है या फिर ये जो कंडक्शन इन सॉलिड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या बेटा, टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर, मतलब मेरे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसके ऊपर भी ये करंट कंडक्शन मेरा डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगले स्लाइड में हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, हाउ इजीली दीज कैरियर्स कैन मूव इनसाइड अ सॉलिड, दैट मींस मोबिलिटी, इसे कहा जाता है बेटा मोबिलिटी, इसे कहा जाएगा मोबिलिटी। मतलब वो कितने इजी तरीके से सॉलिड के अंदर मूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड नेचर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। तो ये जो चीजें हैं ना नीचे वाली, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप्स, नेचर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड, तो ये पूरा का पूरा मटेरियल साइंस के साथ रिलेटेड है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहां पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर। मोबिलिटी भी ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ मुझे कुछ पता होना चाहिए व्हाट इज मोबिलिटी, मतलब ये कितने इजी तरीके से सॉलिड के अंदर मूव कर सकता है, उसे कहा जाता है बेटा मोबिलिटी। इतना ही मुझे पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जो भी कंडक्शन हो रहा है मेरा सॉलिड में, किसके वजह से हो रहा है, तो फ्री चार्ज कैरियर्स का ट्रांसपोर्ट जो है उसकी वजह से हो रहा है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और मोबिलिटी। बाकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, टाइप्स, नेचर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द सॉलिड, ये भी बहुत सारी चीजें यहां पे है। आगे बढ़ते,
तो देखो बेटा, अब यही फैक्टर कंसीडर करके ये जो कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर को हम तीन तरीकों में बांट सकते हैं। मतलब यहां पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कंडक्टर के तीन टाइप, कंडक्टर के तीन टाइप जिसे कहा जाता है। एक होता है जिसका नाम है बेटा कंडक्टर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी कैन क्लासिफाई द सॉलिड्स, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी solids can be classified as solids can be classified। अब यहां पे बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा है, बहुत सारे लोगों को याद होगा, नहीं होगा मैं यहां पे लिख देता हूं। रेजिस्टेंस R कैन बी रिटन एज रो L बाय A। रेजिस्टेंस ओहम में होता है बेटा, इसका ऐसा यूनिट रहेगा ओहम। रेजिस्टेंस समझ लेना, रो L बाय A। L क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पे ये जो चीज है ना, ये जो कांस्टेंट है, इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इसे कहा जाता है बेटा रेजिस्टिविटी। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ या फिर एरिया इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ये अपोजिंग फोर्स, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है। ओके, इसके अपोजिट साइड में अगर देखा जाए, या फिर मैं रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करूं, तो वो होता है बेटा कंडक्टेंस। वो क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे कहा जाता है कंडक्टेंस। ठीक, उसके बाद मेरे पास रो है रेजिस्टिविटी, तो ये होता है मेरा सिग्मा कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू 1/रो। याद रखना इतना सिर्फ, जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, उसी हिसाब से मेरे पास बेटा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है। तो मतलब यहां पे हम जो क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स। हम यहां पे बात करेंगे बेटा मेटल्स के बारे में, इंसुलेटर्स, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, इस तरह से हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कंडक्टर देखा जाए मतलब इनके पास देखना, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, जिसके वजह से इनके पास रेजिस्टेंस कम होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा डे टू डे लाइफ में घर में जो वायरिंग किया जाता है, कॉपर वायर होता है, या फिर बहुत बार पैसे बचाने के लिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बेटा सिल्वर है, जो कि हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, लेकिन इतना पैसा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं घर में जो वायर है सिल्वर का लगा दूं, इतने पैसे नहीं है बेटा मेरे पास। मैं कॉपर भी महंगा हो रहा है, इसकी वजह से मैं घर में एल्यूमिनियम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत बार किया जाता है। तो हम यहाँ पे सिल्वर को भी कंसिडर कर सकते हैं, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, कंडक्टर्स में देखा जाए कुछ चीजें यहाँ पे याद रखना, सिल्वर सबसे ज्यादा रहेगा,
उसके बाद कॉपर रहेगा बेटा, उसके बाद एल्यूमिनियम रहेगा। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम की होती है, उसके बाद गोल्ड होता है, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद नाइक्रोम आना चाहिए, नाइक्रोम। तो ये चीजें याद रखना, सिर्फ ये चीजें याद रखना बेटा। ये जो कंडक्टिविटी है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, नाइक्रोम, तो सबसे ज्यादा सिल्वर का, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद नाइक्रोम। अभी देखो जैसे ये कंडक्टिविटी का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट समझ लेना, ऐसा यूनिट ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये होता है मेरा सीमेंस पर मीटर, ये रहेगा बेटा सीमेंस पर मीटर, याद रखना। सीमेंस साइंटिस्ट का नाम है, या फिर आप लोगों ने सीमेंस कंपनी सुना होगा, ये उसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम रखा गया है उस कंपनी का। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ काम करती है सीमेंस कंपनी। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो है वो रहेगा बेटा सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, याद रखना ऐसा यूनिट। अगर ये मुझे पता है तो हम यहां से फिर डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस पता करने की कोशिश करना बेटा, क्या होगा इसका डायमेंशन। कर सकते हैं हम, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग। तो ये है। अब कंडक्टर में क्या क्या है? कंडक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रजिस्टिविटी कम होती है। इसी का मतलब रेजिस्टेंस इसका कम होता है, कंडक्टेंस इसका ज्यादा होता है। दूसरी चीज, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जिसके वजह से ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। जितने सारे भी हम यहाँ पे मेटल के बारे में बात करेंगे सारे गुड कंडक्टर्स है। वेरी गुड कंडक्टर देखा जाए तो हमने यहाँ पे ऑर्डर भी समझने की कोशिश की। नेक्स्ट दूसरा है इंसुलेटर्स, दूसरा है इंसुलेटर्स बेटा। इंसुलेटर के एग्जांपल आप लोगों को पता है, इंसुलेटर हम रबर का चप्पल पहनते हैं, इंसुलेटर है। वुड है अपने पास, वो इंसुलेटर है बेटा। प्लास्टिक है, इंसुलेटर है। समझ में आ रहा है? अब इंसुलेटर में देखना बेटा, इंसुलेटर में एक चीज याद रखना, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर वेरी लेस, अवेलेबल आर वेरी लेस, बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितने होते हैं? 0, इन्फिनिटी, वेरी लेस, वेरी लार्ज। ऐसा बहुत बार हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। नहीं बेटा, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं ना, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल करंट हमें वहां पे मिलेगा वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, डिवाइस भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, इन केस ऑफ इंसुलेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर वेरी लेस, बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज, अगर हम यहां पे देखें तो इसका कंडक्टिविटी कम होता है, रेजिस्टिविटी इसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इसका कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। समझ लो ये चीज अच्छी तरह से समझ लेना बेटा। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, तो ये एमसीक्यू है। इन केस ऑफ इंसुलेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर वेरी लेस। अभी आप बोलोगे कि सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर शेल में वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होता है। अगर हम उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की कोशिश करें तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, और वो घूमता रहता है, वो फ्री होता है बेटा, वो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। उस केस में उसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब तीसरा है सेमीकंडक्टर। तीसरा है बेटा मेरे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है? अब देखा जाए सेमीकंडक्टर में ये बहुत जादू वाली चीज है, समझ लेना। सेमीकंडक्टर्स, इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is
लेस देन कंडक्टर्स, बट ग्रेटर देन इंसुलेटर्स, बट ग्रेटर देन इंसुलेटर्स। कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज्यादा होगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी कैन मॉडिफाई द कंडक्टिविटी, वी कैन मॉडिफाई द कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत बड़ी चीज है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। मैंने यहां पे लिखा है कि वी कैन मॉडिफाई द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर की मैं बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। उनके पास बेटा फिक्स्ड वैल्यू है एट रूम टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे बात करें। लेकिन सेमीकंडक्टर का यही एडवांटेज है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग, मेरे यूज के हिसाब से मैं उसको, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मॉडिफाई कर सकता हूं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में। अब मैं कुछ चीजें, मैं किस्सा ही सुना देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले तो हाँ, मैं 90s किड हूं। मैंने ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से देखा। ट्रांजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलर टीवी, उसके बाद केबल, उसके बाद डिश, उसके बाद वाईफाई, इंटरनेट, ये सारी चीजें। अब ये जो चेंज हो रहा है, इवन द टीवी, टीवी अगर देखा जाए तो उस समय पे वो बड़ा वाला टीवी होता था, ऐसे वाले। अगर उसके ऊपर सफेद वाली पट्टी आती थी तो हम उसके सर के ऊपर मारते थे, कुछ इस तरह से। अब देखो, उस जमाने का टीवी, इस जमाने का टीवी, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे बेटा सीआरओ ट्यूब यूज करते थे, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ वाले ट्यूब्स जो हमें अलग अलग कलर दिखाते थे, बराबर। वो फिर बाद में मॉडिफाई हुआ तो मार्केट में आया एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ये जो डिस्प्ले होता है ना, अगर आप उसके ऊपर हाथ प्रेस करने की कोशिश करो तो वो लिक्विड जैसा दिखाई देता है। तो इसलिए उसे कहा जाता है, क्रिस्टल ही होता है लेकिन लिक्विड शेप में होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी जिसे कहा जाता है। और अभी आप लोग देख रहे हो मार्केट में एलईडी है बेटा, एलईडी टीवीज 4K 8K जो भी है। अगर आपके पास बैंडविड्थ अच्छा हो तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजुअल्स देख सकते हो। पैसा भरो, क्लियर विजुअल्स देखो। जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा टीवी आपको मिल जाएगा। अब ये जो ट्रांजिशन है ये है टीवी के साथ। दूसरी चीज़ मोबाइल के साथ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा। तो जब भारत में मोबाइल आया था तो मुझे लगता है हमारे घर पे भी मोबाइल था, रिलायंस का था। रिलायंस का मतलब, रिलायंस का एक एंटीना वाला मोबाइल था। अगर आप पुराने मूवीज देखने की कोशिश करो तो आप लोगों को दिखाई देगा। सबसे पहले रिलायंस था, रिलायंस सीडीएमए। मतलब सीडीएमए का मतलब ये था, मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जो अपना सिम कार्ड होता है ना, वो मोबाइल की कंपनी ही भेजती थी। और तब तो बीएसएनएल ही था सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाला। रिलायंस के साथ उन्होंने टाई अप किया था, तो सीडीएमए हमें, सीडीएमए कुछ इस तरह से है वो, तो सिम कार्ड मिलता था इनबिल्ट। इनबिल्ट सिम कार्ड मतलब हम उसे निकाल नहीं सकते। आज हम क्या करते हैं बेटा, मोबाइल में 2-4 सिम कार्ड डाल सकते हैं निकाल के, तो वो अलग चीज़ है। सिम कार्ड का साइज भी तब बड़ा था, और सिम कार्ड देने वाला कौन देता था, तो गवर्नमेंट देता था कि ये नंबर है, आप यहाँ से सिम कार्ड ले लो। तो तब देखना इतना बड़ा मोबाइल, उसके साथ एंटीना। दूसरी चीज, फिर मार्केट में हमने देखा बेटा मोटोरोला, मोटोरोला कंपनी का मोबाइल्स आने लगे। जैसे जैसे 2000 के आगे हम बढ़ने लगे, 2003 2004 5 6 7, 6 7 के 7, हाँ 2006 2007 में तो बहुत ज़्यादा था। नोकिया एन सीरीज था तब, N95 N72, ये सारी चीज़ें थी तब। मतलब वो N95 सीरीज तब के ज़माने में एक 95,000 में मेरे एक दोस्त ने लिया था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था 11th 12th, वहाँ पे एक था मेरा दोस्त जो N95 लेके आया था। तो उस मोबाइल की खासियत ये थी कि हम उसको हैंडी कैम में कन्वर्ट कर सकते थे। हैंडी कैम मतलब क्या बेटा, वो कैमरा होता है ना ऐसे रिकॉर्ड करने का, हाथ में पकड़ के, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर सकते थे हैंडी कैम में उस मोबाइल को। 95,000 तब 2006 2007 में बेटा, मुझे लगता है तब पेट्रोल 40-45 के आसपास रहेगा। आज अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम अपने 105 106 के आसपास है।
तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे पेट्रोल का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से मुझे इकोनॉमी अच्छी तरह से समझ लेना। ओके, ये जो ट्रांजिशन है वहां से लेके यहाँ तक, अभी तो देखो चलो सबके पास तो टच स्क्रीन वाला है। अगर आप बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं तो आपको बहुत कम महसूस होता है, क्योंकि आप लोग ना सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, ना आप लोग व्हाट्सअप यूज कर सकते हो। आप घर वालों को परेशान करते हो कि मेरे दोस्त के पास ऐसा ऐसा मोबाइल है, मुझे कम से कम इतना वाला तो लेके दो। ये स्टेटस वाली चीज है नहीं बेटा। अब वो एक अलग प्रजाति है, सॉरी टू से, लेकिन मैं बोलूंगा अलग प्रजाति है जिनको वो आईफोन दिखाना होता है। 2 लाख का मोबाइल है, वो क्या करना है 2 लाख का मोबाइल लेके? इसका भी मैं रीजन बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टोरी को समझ लेते हैं, ट्रांजिशन समझना। पहले मोबाइल इतना था, एक ही सिम कार्ड था जो हम निकाल नहीं सकते थे एंटीना के साथ। उसके बाद अलग अलग वेरिएशंस होने लगे। अब ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हुई? तो बेटा ये सेमीकंडक्टर की वजह से। इनिशियल स्टेज में देखना, ट्रांजिस्टर जब डेवलप किया गया था अराउंड 1960s में, 60s 70s के आसपास, मुझे लगता है बेल कंपनी थी, बेल इलेक्ट्रिकल नाम की कंपनी थी, जो भी ट्रांजिस्टर डिजाइन किया गया था सबसे पहले वहां पे डिजाइन किया गया था। तो तब उन लोगों को पता चला कि बाबा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। करना क्या होता है हमें? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेमीकंडक्टर्स कौन से है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम बेटा। अब ये तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास। सिलिकॉन, सिलिकेट, जिसे हम रेती कहते हैं बेटा, हम वहां से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास डेजर्ट है, वहां से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये अवेलेबल है मेरे पास। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेरे अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के साथ चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब सेमीकंडक्टर में इतना, जैसे मैंने कहा था ना, मटेरियल साइंस एक अलग ब्रांच है बेटा इंजीनियरिंग की। अगर आप आगे जाके आपको कभी चांस मिले मटेरियल साइंस में काम करने के लिए, तो ये ट्रेंडिंग ब्रांच है सेमीकंडक्टर्स। बहुत ज्यादा उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है वो सारी चीजें। और इसी का इम्पैक्ट है जो भी अपने पास डिजिटल डिवाइसेस है, डिजिटल डिवाइसेस, उसका साइज कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ के बहुत सारे वर्क अपने आप उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन है इसका बेसिक हम 11th और 12th में पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग में बेटा हम इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट, तो ये जो सारी चीजें डिपेंड करती है तो बेटा इसके ऊपर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में आगे जाके कुछ इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में सीखोगे। ट्रांजिस्टर्स है, उसके बाद थायरिस्टर्स होते हैं, अलग अलग स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि हम सेमीकंडक्टर से यूज करते हैं। ठीक, तो समझ लेना सेमीकंडक्टर। और वो जो मैंने कहा था कि वो 2 लाख का मोबाइल लेने में क्या है, तो वो जब लॉन्च हुआ था मुंबई में तो सुबह 4 बजे से लाइन लगा था। तो ये तो मतलब स्टेटस का है बेटा मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आके लाइक कर देना। सॉरी, हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, सॉरी। तो कमेंट कर देना अच्छी तरीके से। देखो बेटा, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर 2 साल पुराना मोबाइल आप अभी यूज कर रहे हो तो आप अभी इश्यूज फेस कर रहे हो उसके। किसके साथ? बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, मतलब बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है, बहुत सारी चीजें बैक एंड पे हैंग हो रही है, मेरा मोबाइल स्लो बनते जा रहा है। तो ये सारी चीजें है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं ना, अपने हर एक सॉफ्टवेयर के जो भी अपडेट आते हैं ना, तो वो नए टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल होते हैं। अपना फोन तो पुराना है ना, 2 साल पहला, अरे लेकिन ये जो ट्रांजिशन है 6-6 महीने में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है मेरी, बहुत सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से देखो बेटा, इतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 15, 20, 25, मैक्स 25 वहां तक का मोबाइल उठा लो, 2-2.5 साल यूज कर लो, फिर से उसे बायबैक पे बेच दो, दूसरा नया वाला ले लो। क्योंकि नया मोबाइल लेने से आपको नए जो भी मॉडिफिकेशंस है, नई जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से यूटिलाइज आप लोग कर सकते हो। एक चीज याद रखना, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हाँ सर आपने सही बोला। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटस के लिए मेरे पास आईफोन है, वो है ना, ऐसा करके रुकते हैं,
तो उसमें कोई मजा ही नहीं, मुंह तो दिखाई नहीं देता लेकिन पीछे वाले 2-3 कैमरे दिखाई देते। इससे क्या है, स्टेटस वाला। देखो अब मेरा मोबाइल कहाँ कहाँ से फूटा है मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मैं यूज नहीं, मैं महंगा वाला नहीं लूंगा बेटा। मेरा मोबाइल का प्राइस ये 13,000। हाँ कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट था, 18-19 हज़ार का था। 2 साल पहले लिया था, 2-2.5 साल पहले। अभी भी यूज कर रहा हूँ, अभी भी मस्त चलता है। बैटरी ड्रेनेज का इशू नहीं है क्योंकि मेरे मोबाइल में अब गेम नहीं है। पहले गेम खेलते थे तो ड्रेनेज का इशू था, बैटरी ड्रेन होता था जल्दी। अब नहीं है, अब जितना जरूरी है उतना ही यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कितना यूज करते हो उसके ऊपर भी मोबाइल है। ठीक, तो ये बेटा सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से डिपेंड करती है, हम यहाँ पे बात करेंगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। तो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ अच्छी तरह से दिमाग में चिपका के रखना, या अच्छी तरह से दिमाग में चिपका के रखना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंडक्टर्स, और ये होता है बेटा मेरा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में और क्या डिफरेंस है समझ लेना। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये टेम्परेचर से, सॉरी कंडक्टर्स में देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका कंडक्टिविटी घटने लगता है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के साथ मेरा रेजिस्टेंस वेरी होता है। इसीलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे बेटा, अल्फा बीटा कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर का एक कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टर होता है बेटा, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे याद रखना कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटने वाली है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटने वाली है, यही ग्राफ, ये देखो ये सिग्मा है। अगर मैं रेजिस्टेंस के केस में ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर रेजिस्टेंस के केस में ये ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, चलो वो भी कर देते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंफ्यूज करके लेना नहीं है बेटा। सबसे पहला वाला ग्राफ अपना कंडक्टिविटी का होगा, कंडक्टर्स ऊपर नीचे है कंडक्टर्स, ये कंडक्टिविटी ये टेम्परेचर बेटा। यहां पे आएगा मेरा सेमीकंडक्टर, ये टेम्परेचर ये कंडक्टिविटी, ये क्या है मेरा सेमीकंडक्टर। चलो तो यहां पे जैसे मैंने बोला, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बेटा उस तरह से इसका कंडक्टिविटी घटने लगता है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ा कंडक्टिविटी घटा। ऑन द अदर हैंड यही वाला ग्राफ मैं कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन अब मैं इसको लिखूंगा, ये रेजिस्टेंस होगा या फिर ये होगी बेटा रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस होगा या फिर ये होगा उसका रेजिस्टिविटी। मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा कंडक्टिविटी घटी, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ी कंडक्टिविटी घटी इन केस ऑफ कंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर का उल्टा है बेटा। सेमीकंडक्टर का क्या उल्टा है यहाँ पे, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना वैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। यही सेमीकंडक्टर की खासियत है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है डे टू डे लाइफ में। टेम्परेचर के साथ उसकी कंडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है या फिर इंक्रीज होता है। मतलब क्या बेटा, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो रेजिस्टेंस इसका घटेगा, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो रेजिस्टेंस बेटा इसका घटेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसकी घटने वाली है। समझ लेना, दो ग्राफ है, दिखाई तो सेम दे रहे हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग होगा। ये 4 अलग अलग एमसीक्यूज है, ये 4 अलग अलग एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे। कंडक्टर के केस में ये क्या है, ये है बेटा मेरी कंडक्टिविटी, ये क्या है बेटा, ये है मेरी कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस मेरा सॉलिड में फॉर द कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर कुछ इस तरह से है। ये 4 ग्राफ मतलब 4 एमसीक्यूज है। ठीक, तो आगे बढ़ते बेटा, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को देखना 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर,
दो ही एग्जांपल याद रखना है, सिलिकॉन जर्मेनियम, बाकी मुझे कुछ लेना देना है नहीं। सिलिकॉन जर्मेनियम मोस्टली तो हम सिलिकॉन यूज करते हैं। अब देखो मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, ये बहुत अलग अलग भयानक भयानक वाले वर्ड है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे नहीं, या फिर छोड़ दो। चलो, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्यों बेटा, तो इनके आउटर शेल में देखा जाए, इनके आउटर शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अब क्या है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना ये दे सकते हैं ना ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा? शेयरिंग करेंगे, तो इसीलिए ये सेमीकंडक्टर में आते हैं। अब दूसरे हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में देखना बेटा, दो एग्जांपल है, सल्फाइड वाले एग्जांपल है, जिंक और कैडमियम सल्फाइड। जिंक सल्फाइड याद रखना, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। ठीक, अब ये आगे देखना, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स ये अब नया थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, मार्केट में ट्रेंडिंग है। अभी भी इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। अभी भी इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा? बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। अभी इसका प्रैक्टिकल यूज ज्यादा नहीं है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन में कई कई जगह पे यूज किया जाता है। तो इसमें भी है एंथ्रासिन, आई होप कि मैंने सही स्पेलिंग लिखी है। एंथ्रासिन है, उसके बाद पॉलीसाइनाइड, ऐसा कुछ तो होगा। ठीक है, एंथ्रासिन है। चलो, एक ही एग्जांपल अभी तो याद आ रहा है, अगर जैसे ही याद आता है, खतरनाक नाम है बेटा, एंथ्रासिन। आई होप कि मैंने लिखा होगा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल मुझे याद रखने, सिलिकॉन जर्मेनियम, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। अब आर्सेनाइड भी होता है, गैलियम आर्सेनाइड भी होता है, अलग इंडियम आर्सेनाइड भी होता है आगे जाके, अलग अलग टाइप है, बहुत सारी जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, सिर्फ मुझे याद रखना ये पॉली एनिलीन कुछ तो होना चाहिए। आई होप कि मैं करेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, और एक एग्जाम्पल है, इतना ही याद रखना। एग्जाम्पल मुझे याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको हम सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इतना ही मुझे याद रखना है, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है, हमें दिया गया है इतना सा जो भी, और वो भी क्या है बेटा, ज्यादा डिटेल में है नहीं। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थियरी रहे एमसीक्यू रहे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे सारे लिख के रखे। तो आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरह से दिमाग में फिट करके रखनी है। क्या है देखना बेटा, बैंड, बैंड मतलब बजाने वाला बैंड नहीं बेटा, समझ में आ रहा है ना? हाथ में जो बांधते हैं ना बैंड, उसका जो विड्थ होता है ना, एक बैंड बन रहा है, तो उसके बारे में कुछ ऐसा है, विड्थ के बारे में है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं कोई भी एक आइसोलेटेड एटम कंसीडर करूं, अब ये चीजें हमें पता है, एटम्स न्यूक्लियर में हमने सीखा है बेटा, न्यूक्लियर सेंटर पे होता है और उसके सराउंडिंग में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये आप पता है, स्टार्टिंग में 2 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, 16, 32, कुछ इस तरह से होता है। और आउटर ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होते, 8 से कम ही होते हैं। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो 8 होते हैं, अगर उसका डुप्लेट अगर उसमें 2 होते हैं, उसका डुप्लेट कंप्लीट, मतलब वो स्टेबल एलिमेंट होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होगी। चलो, ये वाला स्टेटमेंट तो पता है। अब ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डिफरेंट एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं इसे। न्यूक्लियस भी फटाफट ड्रॉ कर लेता हूं, ये अपना न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं। मैं 2-3 शेल निकालने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं। चलो,
तो देखो बेटा, अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में मेरे क्या घूमने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। ठीक है, माइनस लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, अगर मैं यहां पे स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन अ डिफरेंट एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इसके पास एनर्जी अलग है, इसके पास एनर्जी अलग है, इसके पास एनर्जी अलग, ये भी समझ सकते हैं। या फिर हम एक ऑर्बिट का ही एनर्जी ले लेते हैं। चलो, ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये घूमने की कोशिश कर रहा है ना, इसके पास अलग एनर्जी लेवल है और इसके पास बेटा अलग एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, एनर्जी है उनके पास, उसके पास क्या है बेटा, एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, अगर ये गोल गोल घूम रहे तो आप लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। ये क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। आगे जाके हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये बन जाता है उसका इंटरनल एनर्जी। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही याद रखेंगे। अगर मुझे लगता है सल्फर का एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट बुक में, तो हम उस एग्जाम्पल की तरफ भी नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ तो डायग्राम रहेगा, ऐसा ऐसा डोंगर बनाए गए हैं, तो ऐसा कुछ तो एनर्जी लेवल का है, तो इसके बारे में हम देखेंगे ही नहीं, समझ ज्यादा जाना ही नहीं उसके बारे में। वो होता है ना sp1 sp2, ये आप लोगों ने सीखा है, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा, वो थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी अलग है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनके पास एनर्जी अलग है। अब ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब क्या, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का यहाँ पे स्टेटमेंट देखना। ये जो होता है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम का एक चीज होगा आपके पास, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है बेटा, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर सिंपल टर्म्स में देखा जाए, नो 2 सिमिलर स्पिन इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी लेवल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी लेवल नहीं होगा। तो इसी स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास एनर्जी लेवल है, इसके पास एनर्जी लेवल है, लेकिन इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा। ये ऊपर नीचे होगा, स्लाइटली चेंज होगा, ये ऊपर नीचे होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, स्लाइट डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट वर्ड किसके वजह से आता है, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के वजह से। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम एनर्जी लेवल। इतना याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी लेवल नहीं होगा। अब देखना, जब मेरा कोई सॉलिड बनता है ना, तो मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो कि बहुत बहुत सारे एटम्स होते हैं बेटा, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं कंप्लीटली। अब अगर मैं यहां पे मान लू ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहां पे मान लू, चलो मैं 2-3 एटम कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे 2-3 एटम ले लेता हूं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल, यहाँ पे एक ऑर्बिट, यहाँ पे एक ऑर्बिट, यहाँ पे एक ऑर्बिट, यहाँ पे एक ऑर्बिट, यहाँ पे ऑर्बिट। अगर मैं इसका आउटर ऑर्बिट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, आउटर ऑर्बिट, तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ये क्लोजली जो स्पेसिंग हो रहा है ना, पैक हो रहे हैं ना, ये पैकिंग की वजह से क्या होता है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की कोशिश करते हैं। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन के पास तो सेम एनर्जी लेवल है नहीं। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन को समझने की कोशिश करूं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है थोड़ा सा कम ज्यादा है, सेम है नहीं, एग्जैक्टली सेम है नहीं, स्लाइट डिफरेंस होगा, बहुत ही कम डिफरेंस होगा। अगर मैं इन सब एनर्जी लेवल्स को कंबाइनली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर मैं इस सब एनर्जी लेवल्स को कंबाइनली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो किस तरह से दिखेगा पिक्चर। देखो, एक इलेक्ट्रॉन की है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की, चौथे, पांचवे, छठे। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर दूं बेटा, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स, तो मुझे यहाँ पे एक बैंड दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बैंड दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे कि सर आपने ये ओवरलैपिंग क्यों किया, मेरे पास कितने सारे हैं बेटा, एक मोल में देखा जाए तो 10 टू द पावर 23 एटम्स, 10 टू द पावर 23 एटम्स के 10 टू द पावर 23 आउटर ऑर्बिट
उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हमें एक चीज पता है, दो इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, जो भी इन दोनों के बीच में गैप है ना एनर्जी के बीच में, वो बहुत कम होता है और वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं बेटा मेरे, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, और इसे ही कहा जाता है बेटा एनर्जी बैंड। इसे ही कहा जाता है एनर्जी बैंड। यही रहेगा मेरा एनर्जी बैंड, समझ लेना अच्छी तरह से। अब देखो हम स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन अ सॉलिड आर ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल एटम्स इन द सॉलिड। शेयरिंग ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल को शेयरिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास एनर्जी बैंड्स बनने वाले। ये क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत ही कम डिफरेंस है, यहाँ पे इसे शेयरिंग कहा गया है, और इसी के वजह से यहाँ पे मेरे पास एनर्जी बैंड्स बनने वाले। ठीक है, देखो बेटा, जब कोई सॉलिड बनता है ना, तो एटम दूसरे एटम के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से होता है, दो इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी लेवल होगा नहीं। अब the electrons from different atoms interact with each other and also with the neighboring atomic cores. The interaction between the outermost electron is more due to the overlap, while the inner come electrons remains mostly unaffected. मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लूं बेटा इनर मोस्ट ऑर्बिट का, तो यहाँ पे देखना इनका इंटरेक्शन कम रहेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही हो रहा है, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उनका ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, तो इनका इंटरेक्शन कम होगा। जो भी इंटरेक्शन होगा वो आउटर ऑर्बिट की वजह से ही होगा, जो भी इंटरेक्शन होगा वो आउटर ऑर्बिट के ही वजह से होगा। ठीक, नाउ ईच ऑफ दिस एनर्जी लेवल इज स्प्लिट इनटू लार्ज नंबर ऑफ सब लेवल्स, अलग अलग लेवल्स बनते हैं इन द ऑर्डर ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर। That is, the separation between the sub-levels is so small that the energy levels appear almost continuous, and this continuum of energy level is called an energy band. इसे ही कहा जाता है बेटा एनर्जी बैंड। तो आप लोगों को इतने ही स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी लेवल नहीं होंगे, इतना याद रखना। अब मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर है, उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऑर्डर में, तो उनकी सबकी एनर्जी लेवल होगी जो कि क्लोजली स्पेस्ड होगी। अगर हम उसे दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे वो बैंड दिखाई देगा, इसे ही कहा जाता है बेटा एनर्जी बैंड। यही होता है एनर्जी बैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी बैंड मेरे पास दो तरीके के दो होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है बेटा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, अब ये वैलेंस बैंड किसके वजह से आता है, वैलेंस बैंड आता है बेटा मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। वैलेंस बैंड आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसकी वजह से जो बैंड बनने वाला है ना उसे कहा जाता है वैलेंस बैंड। द बैंड फॉर्म ड्यू टू द valence electrons is called as a valence band, whereas the conduction band now what is conduction band, simple terms में समझने की कोशिश करते हैं। conduction band, the band formed, energy band formed due to the free electrons, band formed due to free electrons। जो बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसे कहा जाता है बेटा कंडक्शन बैंड, या फिर चलो इतना ही याद रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। बैंड फॉर्म ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन बैंड, एंड द बैंड फॉर्म ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ वैलेंस बैंड। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं इनका बैंड निकालने की कोशिश करूं तो देखो ये एक बैंड दिखाई देगा, ये एक बैंड दिखाई देगा।
तो वैलेंस बैंड कहां पे होना चाहिए और कंडक्शन बैंड कहां पे होना चाहिए? तो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज हमेशा दिमाग में चिपका के रखना, वैलेंस बैंड मेरा नीचे रहेगा, कंडक्शन बैंड मेरा ऊपर रहेगा। वैलेंस बैंड मेरा नीचे रहेगा, कंडक्शन बैंड मेरा ऊपर रहेगा, क्योंकि जो भी करंट कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसीलिए इसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है बेटा। वैलेंस बैंड मतलब मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा, उसके वजह से जो बैंड बन रहा है ना, उसे कहा जाएगा वैलेंस बैंड। इतना ही याद रखना, अपने टेक्स्ट बुक में कुछ अलग अलग तरीके से दिया है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वैलेंस बैंड, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द बैंड फॉर्म ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। दूसरा, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, द एनर्जी बैंड फॉर्म ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। इसे कहेंगे बेटा हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब कुछ चीजें, वैलेंस बैंड समझ लिया, कंडक्शन बैंड समझ लिया, अब हम थोड़ा सा हर एक के लिए यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, मेरे पास 3 टाइप है ना बेटा, तो सबका हम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखना, कुछ करना नहीं है, डब्बे निकालने बेटा मुझे रेक्टेंगुलर शेप के। इसकी एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी भी चलो हम कंडक्टर के लिए ड्रॉ कर देते हैं। चलो, तो जैसे मैंने बोला, वैलेंस बैंड मेरा नीचे रहेगा, कंडक्शन बैंड मेरा ऊपर रहेगा। तो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, समझ लेना, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। सिमिलरली ये कंडक्शन बैंड, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, वीबी मतलब वैलेंस बैंड। तो देखो बेटा, कंडक्टर के केस में अगर मैं यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं बेटा? ओवरलैप होते हैं। मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्शन के लिए। इसकी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी बनता है कंडक्टर के केस में कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड मेरा ओवरलैप हो रहा होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो भी एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो भी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। मतलब क्या है बेटा, अगर मैं कंडक्टर को मैं बाहर से एनर्जी देने की कोशिश करूंगा, तो बेटा वो एनर्जी सबसे पहले लेगा कौन? तो सबसे पहले लेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। अपने ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है मतलब बेटा वो वैलेंस बैंड से जंप मारेगा कंडक्शन बैंड में, क्योंकि ये जो बैंड बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है? कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेके उस ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है, मतलब वो फ्री बन रहा है। फ्री बन रहा है, इसका मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप मारने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एनर्जी गैप है ना, ये बहुत कम एनर्जी गैप होता है। इसी गैप को कहा जाता है बेटा फॉरबिडन एनर्जी गैप। इजी लिखा जाता है, ये होता है मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये होता है मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप होता है, प्रैक्टिकल वैल्यूज है। अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए समझने की कोशिश करूं, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, जर्मेनियम के लिए 1.4 1.5 के आसपास है। ठीक, इन केस ऑफ कंडक्टर्स में देखा जाए तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कई कई बार तो ये 0 भी होता है, अगर मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला केस ले लूं। तो कंडक्टर के केस में देखना बेटा, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप हो रहे हैं, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है।
ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर के केस में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब अगर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री होना होगा तो उसके पास इतना ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, इतना ज्यादा एनर्जी होना चाहिए कि बेटा वो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करे, इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करे, तब जाके उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और वो कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में यही नहीं होता बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे वैलेंस बैंड में है या फिर वैलेंस शेल में है, उनको उतनी एनर्जी मिलती ही नहीं कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में धपाधप जंप करे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ये जो जंप है ना बेटा, ये बहुत लॉन्ग जंप है, ये किसी को पॉसिबल नहीं होता इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। नाउ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो देखो बेटा डायग्राम देखना, एनर्जी गैप जो है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, द एनर्जी गैप और द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लेस देन इंसुलेटर बट ग्रेटर देन कंडक्टर। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो दूरी है या फिर जो भी एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर से कम है, कंडक्टर से ज्यादा है, इंसुलेटर से कम है और कंडक्टर से ज्यादा है। तो ये तीन डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना। ये कंडक्टर के दो पॉसिबिलिटी भी है, वो भी समझ लेना, ए और बी पॉसिबिलिटी। इंसुलेटर में एक पॉसिबिलिटी है, सेमीकंडक्टर में एक ही पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये था आज का अपना फर्स्ट सेशन। आज के इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की, हमने क्लासिफाई किया, हमने यहाँ पे बेटा क्लासिफाई किया सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखा हमने कंडक्टर्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स को समझने की कोशिश की, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और लास्ट में हमने देखा बेटा बैंड थ्योरी। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बैंड के डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये जो सारे नोट्स में अच्छे तो है नहीं कंपेयर टू द अदर चैप्टर, पता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के लेके आऊँ तो आप बोलोगे अरे सर क्या सिखा रहे हो, आप तो सिर्फ पढ़ के दिखा रहे हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम नोट्स यहाँ पे रखा है, आप लोगों को ये सारे नोट्स अपने खुद के वर्ड्स में लिखने। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, होमवर्क वही रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो होमवर्क रहेगा बेटा, इसका होमवर्क क्या रहेगा, राइट डाउन नोट्स, रनिंग नोट्स इन योर वर्ड। अपनी अपनी भाषा में लिखो बेटा, अपनी अपनी भाषा में लिखो, मराठी में लिखना है लिखो, नहीं तो आप लोगों को पता है आप जो लिखते हो ना बेटा व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, क्या करते हो बेटा व्हाट्सएप में, मराठी को इंग्लिश में टाइप करके हिंदी में सेंड करते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो। अपने नोट से बेटा किसी को दिखाना नहीं है, किसी को इंप्रेस करना नहीं है, समझ में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक, तो आज की सेशन में हम रुकते हैं बेटा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसका नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ओके, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में या फिर डाउट इंजन में पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।